हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 7। चौहान मेंशन स्वर सरगम को अपने रूम में लेकर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये नीचे क्या लगा रखा है तुमने? ये कैसी कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दादी माँ को ये सब बोलने की कि मैं उन्हें बच्चा दूंगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ भी बकवास कर रही हो तुम। और ये तुम्हारा ड्रामा क्या चल रहा है? ये तुम मेरे करीब आने की और ये सब क्या एक्टिंग कर रही हो तुम? सरगम मुस्कुराई और बोली, आपको नहीं पता क्या जी, मैं क्या एक्टिंग कर रही हूँ? आप इतना पागल क्यों हो रहे हो? आप तो मुझे इस घर में रखना चाहते थे ना, और अब इस घर में मैं बिना किसी रिश्ते के थोड़ी न रहूंगी। इसीलिए मैंने खुद से ही आपके साथ अपना रिश्ता क्लेम कर लिया है। आज से आप मेरे होने वाले पति परमेश्वर, जिसे मैं अपना ही मान चुकी हूँ। और मैं आपकी सरगम सर से ज्यादा गम, वो गम जो पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा। उसकी बात पर स्वर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर पटकने में। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम ड्रामेबाजी कर रही हो वो मैं बर्दाश्त करूंगा? सीधा चौहान मेंशन से बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें। उसकी बात सुनकर सरगम मुस्कुराई और बोली, बस इतना ही कंट्रोल लेवल है क्या आपका? इतना ही पेशेंस है क्या आपके अंदर? मेरा मतलब है, आपने मेरी सरगम डांस एकेडमी तोड़ दी, मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया था। आपने तो मुझसे मेरी धड़कन को छीनने की कोशिश की, उसकी भी कीमत लगा दी। फिर भी मैं नहीं टूटी। मैं आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको ए जी ओ जी क्या कहा? आप तो इतने में टूट गए। बड़े फट्टू निकले आप तो। बड़े कमजोर निकले आप तो चौहान साहब। ये बोलते हुए उसने अपने बालों को बड़ी ही अदा से झटकाया तो अब स्वर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अगर कोई इंसान उसके साथ बदतमीजी करे तो वो सिर्फ उसे अपनी आंखों के सामने से नहीं बल्कि दुनिया से भी बाहर निकालने का दम रखता था। लेकिन सरगम सरगम ने जैसे उसे नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया था। अब वो उस हालत में था कि सरगम को उठाकर चौहान मेंशन से बाहर भी फेंक सकता था, वरना वो कमजोर प्रूफ हो जाता। वो बैंक से हंसा और बोला, ओके फाइन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरे घर में रहकर परेशान कर सकती हो? बिल्कुल भी नहीं मिस सरगम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सरगम हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बीबी या बेगम कहकर बुलाइए ना चौहान साहब, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। अगर ज्यादा नहीं तो धर्म पत्नी ही कह दीजिए, या फिर देख लीजिए मोना सोना भी चलेगा। उसकी बात सुनकर स्वर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सरगम को वो हरकतें कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वो गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए बोला, तुम मेरा पेशेंस लेवल चेक करना चाहती हो तो ना, तो ठीक है, चेक करो मेरा पेशेंस लेवल, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि स्वर चौहान चीज क्या है। अब तुम जो भी करोगी ना, उसका जवाब तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी एकेडमी से तो हराया ही था, लेकिन यहाँ पर भी तुम हारोगी सरगम, और बहुत बुरी तरह से हारोगी। तुम जानती नहीं हो स्वर चौहान को, लेकिन अब तुम स्वर चौहान को बहुत अच्छी तरह से जानोगी। ये बोलकर वो कुछ पल उसे यूं ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था और फिर वहां से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सरगम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोली, जानते हो तो आप इस मिस सरगम को नहीं है मिस्टर स्वर चौहान। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, ये तो चीज ही क्या है। एक पल के लिए मेरे कदम डगमगाए गए थे और अब मैं हार गई थी, लेकिन अब
आप जिस सरगम का सामना करेंगे ना, अगर उसने सच में आपके सुर ताल नहीं हिला दिए तो वो भी सरगम नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों को आपस में बांध लिया था। अब वो ही वहां से बाहर निकली और सीधा एक बार के लिए अपने कमरे में गई जहां वो कल रात रुकी थी। उसने बिस्तर पर धड़कन को सुलाया हुआ था। उसने पहले धड़कन को दूध पिला ही दिया था और दूध पीने के बाद धड़कन एक बार फिर से सो गई थी। अब सरगम जल्दी से नीचे हॉल में आई जहां पर स्वर डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसकी नज़र सामने सर्वेंट पर थी जिसे वो गुस्से से घूर रहा था। वो सर्वेंट अपना सर झुकाकर बोली, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है सर? ये तो हमें आपकी ही बीवी ने कहा था कि वही आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी। हमने तो उनसे कहा था कि आपको ब्रेकफास्ट में सिर्फ इटालियन फूड चाहिए होता है, लेकिन उन्होंने आपके लिए मूली के पराठे। अभी वो बोल ही रही थी कि सरगम वहां पर आ गई और बोली, मूली के पराठे? तो क्या प्रॉब्लम है? मूली के पराठे कितने टेस्टी होते हैं, आपने कभी खाए नहीं हैं क्या चौहान साहब? आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, एक बार ये मूली के पराठे खाकर देखिए, देखना कैसे आपके स्वर बजेंगे। आपका दिल और आपका पेट दोनों भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि फिर पूरा दिन खाली होता रहेगा। उसकी बात पर स्वर ने अपने जबड़े कस लिए। उस सरगम की बेतुकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। वहीं सरगम की बातें सुन सुनकर वहां पर बैठे सब लोग खीखी करते हुए दांत निकाल रहे थे। स्वर गुस्से से बोला, ये मैं सब बकवास नहीं खाता। सरगम तुरंत बोली, आप ये सब बकवास नहीं खाते क्योंकि आप ये खाने से डरते हैं। मेरा मतलब है आपका पेट खराब ना हो जाए, है ना? आपको कहाँ इन सब चीजों को खाने की आदत होगी। आप तो ठहरे विलायती बाबू, आपको तो विलायती खाना पसंद है। सीधा साधा कहिए ना कि आपका एक क्रिस्पी पराठे नहीं खा सकते। आप इन्हें खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके मुंह से सी सी की आवाज निकलेगी। वो क्या है ना, बहुत फीके से हैं आप। मिर्ची आपको कहाँ रास आएगी। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप ये खाना आपके बस की बात नहीं है। आप अपना घास फूस ही खा लीजिए। ये बोलकर वो स्वर के सामने से प्लेट उठाने लगी, लेकिन फिर अचानक से ही स्वर ने उसकी कलाई पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे चैलेंज कर रही हो तुम? सरगम बोली, मैं आपको चैलेंज क्यों करूंगी? एक्चुअली आपको चैलेंज करना मेरे लेवल से मैच नहीं होता। चैलेंज उसे किया जा सकता है जिसमें चैलेंज पूरा करने की हिम्मत भी हो। आप और ये मूली के पराठे खाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप अपना वो घास फूस ही खाइए, ये हम खा लेंगे। ये बोलते हुए वो दोबारा प्लेट खींचने लगी, लेकिन स्वर ने अब उस पराठे का बाइट तोड़ा और उसे खाना शुरू कर दिया। सरगम के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। स्वर वो मूली के पराठे खा तो रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बाकी सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कृपा जी तो हैरान थी क्योंकि पिछले लगभग 2-3 सालों से स्वर ने ब्रेकफास्ट में कभी इंडियन खाना तो खाया ही नहीं था। दिन में वो थोड़ा बहुत इंडियन फिर भी खा लेता था, लेकिन ब्रेकफास्ट में तो उसका यही घास फूस चलता रहता था जिससे वो बहुत परेशान रहती थी। वो कहती थी कि अगर वो इंडियन खाना नहीं खाएगा तो उसके अंदर वो ताकत कहाँ से आएगी जो उन्हें अच्छे अच्छे और हेल्थी हेल्थी पोते पोतियां दे। अभिनव और अंबिका दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। अब उन दोनों ने भी जल्दी से मूली के पराठे खाने शुरू कर दिए थे। स्वर ने भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। सरगम उसे रोकते हुए बोली, अपना ख्याल रखिएगा चौहान साहब और मुझे याद करते रहिएगा। अगर हो सके तो रात को जल्दी वापस आ जाइएगा। उसके बाद पर स्वर ने उसे घूर कर देखा। सरगम भी तुरंत बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, आप मुझे कभी भूलेंगे नहीं।
तो याद क्या करना, और वैसे भी आज तो आप मुझे सच में नहीं भूलेंगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बार फिर से शरारती मुस्कुराहट आ गई थी और स्वर अब बिना उसे कोई जवाब दिए ही वहां से जा चुका था। एक तो उसने इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था और ऊपर से अभी से उसे अपना पेट खराब होता हुआ महसूस हो गया था। उसके जाने के बाद कृपा सरगम की तरफ देखते हुए बोली, इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी स्वर से शादी नहीं हुई, लेकिन बिना शादी के तुमने इतना धमाका कर दिया, तो शादी के बाद तो पता नहीं तुम क्या ही करोगी। वेल, मजा तो आएगा तुम्हें अपनी बहू बनाने में। उनकी बात सुनकर सरगम के चेहरे का रंग उड़ गया। कृपा जी उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मेरे सिर पर सफेद बाल दिख रहे हैं क्या तुम्हें? सरगम ने उनके सिर की तरफ देखा। वो तकरीबन 70-80 साल की थी, लेकिन उनके बाल बिल्कुल भी सफेद नहीं थे, एकदम काले थे, और वो काले उन्होंने हेयर कलर से किए थे। सरगम की नजरें अपने बालों पर देखकर कृपा जी मुस्कुराई और बोली, ये बाल मैंने सफेद से यूं ही काले नहीं किए हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि रिश्ते तकरार से शुरू होते हैं ना, वो मोहब्बत के सफर तक जाते हैं। और तुम्हारी और स्वर की मोहब्बत देखने के लिए तो मैं बेसब्र हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अंबिका भी तुरंत वहां से निकलने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त सरगम थोड़ा सा इमोशनल हो चुकी है। लेकिन सरगम ने तुरंत उसे रोककर कहा, ए ड्रामेबाज, तू कहाँ चली? उसकी आवाज सुनकर अंबिका ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अंबिका झट से बोली, वो मैं। सरगम उसके पास आई और बोली, देख, मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ कि मैं ये जो ड्रामा कर रही हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई को परेशान करने के लिए कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज तुम अपनी दादी माँ से बात कर लेना कि वो कोई फेक होप न रखें। मैं नहीं चाहती कि बाद में उनकी उम्मीदें टूटे तो उन्हें तकलीफ हो। इसीलिए तुम पहले ही उन्हें सब चीजें क्लियर कर देना। मैं और मिस्टर चौहान कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ये बोलकर सरगम वहां से चली गई और अंबिका उसे देखती ही रह गई। वो उसके जाने के बाद मुस्कुराई और बोली, और मेरा भी काले बालों का एक्सपीरियंस से ही कहता है कि नफरत से शुरू हुए रिश्ते मोहब्बत तक जरूर जाते हैं। तुम बहुत जल्दी ही मेरे दोस्त से मेरी भाभी बनने वाली हो मिस सरगम। ये बोलते हुए वो मुस्कुराई। वहीं दूसरी तरफ स्वर की गाड़ी चौहान इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ने लगा। अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज आई और फिर एक बहुत ही बुरी स्मेल। उसके पेट में गैस बन चुकी थी। जो सरगम ने उसे मूली के पराठे खिलाए थे, अब उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। स्वर के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और बोला, दिस ब्लडी गर्ल, उसकी वजह से मेरा पेट दर्द हो रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं क्या कर दिया इसने, जो मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था और सच में उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, उनसे साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसे ये सब खाने की आदत नहीं थी और सरगम को दिखाने के चक्कर में उसने खा तो लिया था, लेकिन अब उसकी पूरी तरह से बैंड बजी हुई थी। जैसे तैसे स्वर लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने ही उसे लिफ्ट एरिया में अपना एक बिजनेस पार्टनर नजर आया, जिसके साथ उसकी मीटिंग थी और मीटिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली थी। वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। जैसे ही उसके बिजनेस पार्टनर ने स्वर को देखा, वो तुरंत बोले, हेलो मिस्टर स्वर चौहान, मैं ऊपर ही जा रहा था, आइए साथ चलते हैं। उनकी बात सुनकर स्वर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो उनके साथ बिल्कुल नहीं जा सकता था। अगर लिफ्ट में ही उसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया जिसके बाद उसकी बिजनेस मीटिंग
सिर्फ कैंसिल ही नहीं होती बल्कि ये प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाता। वो मिस्टर खुराना की तरफ देखते हुए बोला, नो मिस्टर खुराना, आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपके साथ नहीं जा सकता। आप जाइए, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैं अपनी एक फाइल अपनी गाड़ी में भूल गया हूँ। मिस्टर खुराना तुरंत बोले, क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर चौहान? गाड़ी में आप फाइल भूल गए हैं तो किसी सर्वेंट या पीएम को बोलकर मंगवा लीजिए। आइए आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ डिस्कस भी करना है, मीटिंग से रिलेटेड। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वर थोड़े गुस्से से बोला, मैंने कहा ना मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ये बोलते हुए जब उसे रियलाइज हुआ कि वो फालतू में गुस्सा कर रहा है तो उसने खुद को शांत किया और बोला, आई एम सॉरी, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो साइड हो गया और आकर अपने पेंट पर अपना हाथ रखा और भी ज़्यादा कसकर रखने लगा। उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मीटिंग अटेंड करना तो दूर, वो अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो दांत पीसते हुए बोला, पहले तो मुझे उस लड़की की अकल ठिकाने लानी थी, बिजनेस तो मैं अपना बाद में ठिकाने लगाऊंगा। ये बोलकर वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी में बैठकर तुरंत चौहान मेंशन की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी वापस चौहान मेंशन में आकर रुकी और वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर सरगम के रूम में जाने लगा। लेकिन सरगम से पहले अब वो भागता हुआ अपने रूम में आया और सीधा वॉशरूम की तरफ गया। उसे यूं देखकर अंबिका, जो हॉल में ही इधर उधर भटकते हुए म्यूजिक सुन रही थी, उसने जब स्वर की ऐसी हालत देखी तो वो तुरंत बोली, मुझे नहीं पता अब इस घर में कौन सा तूफान आएगा, कहीं भाई बैट और सरगम बॉल न बन जाए। कहीं पता ना चला भाई ने ऐसा बैट लगाया कि सरगम किसी छक्के की बॉल की तरह सीधा ग्राउंड से आउट। ये बोलते हुए उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ सरगम अपने रूम में थी और धड़कन की मसाज कर रही थी। उसने धड़कन के कपड़े उसे वापस पहनाए और फिर उसके पेट पर अपना चेहरा रगड़ती हुई उसे हंसाने लगी। जब जब वो उसके पेट पर अपना चेहरा रगड़ती तो धड़कन जोरों से हंसने लगती और उसकी हंसी सुनकर सरगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर जाती। वो बेशक से जितनी मर्जी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन धड़कन को हंसाना, उसे खिलाना पिलाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना सरगम कभी नहीं छोड़ सकती थी। एक वही तो थी जो तकलीफ में भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाती थी। तभी अचानक से धड़कन रोने लगी। सरगम जानती थी कि धड़कन क्यों रो रही है, क्योंकि उसे अब दूध चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरगम को दूध लाना भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसे पूरा सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ से किचन से दूध लेना पड़ेगा। वो धड़कन की तरफ देखते हुए बोली, आप ऐसा करो, आप सरगम का यहीं पर वेट करो और सरगम जल्दी से आपके लिए दूध लेकर आती है। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगी। तभी उसे दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो सामने सर चौहान खड़ा था और उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर बाएं दाएं रखे हुए थे। उसका चेहरा गुस्से में एकदम लाल नजर आ रहा था। उसे देखते ही सरगम की सांसें रुकने लगी थी। हालांकि वो खुद स्वर से पंगे लिए जा रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से स्वर उसे गुस्से से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपने गुस्से से भस्म ही कर देगा। लेकिन अचानक ही स्वर के एक्सप्रेशन चेंज हुए। वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आया। इस वक्त उसकी बॉडी पर पसीना छलक रहा था। उसने एसी की तरफ देखा और अगले ही पल एसी ऑन कर दिया। सरगम तुरंत बोली, मैंने अभी भी धड़कन की मसाज की है, प्लीज आप फिलहाल
एसी ऑन मत कीजिए, बच्चे के लिए सही नहीं होता। स्वर तिरछा मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं तो करूँगा, मेरा घर है। बेशक से मैं तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर नहीं फेंक सकता, लेकिन ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा ना तुम्हारे चैलेंज में कि मैं अपनी मर्जी से अपने घर में रह भी नहीं सकता। मेरा घर, मेरी पसंद का रूम, और यहाँ पर एसी ऑन होगा। उसकी बात सुनकर अब सरगम ने कुछ नहीं कहा। उसने धड़कन को अपनी गोद में उठाया और वहां से जाने लगी। धड़कन अभी भी रोई जा रही थी। स्वर ने अगले ही पल सरगम का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे लगभग पीछे की तरफ खींच लिया। सरगम गुस्से से चिल्लाई, आर यू आउट ऑफ योर माइंड मिस्टर स्वर चौहान? अगर मेरे हाथों से धड़कन गिर जाती तो? स्वर तुरंत बोला, तो क्या? ना जाने कितने ही बच्चे हैं इस दुनिया में जो रोज गिरते पड़ते रहते हैं। तो क्या? सरगम उसकी बात सुनकर बस हैरान सी उसकी तरफ देखती रह गई। कितनी नॉर्मली उसने कह दिया था कि अगर धड़कन गिर भी गई तो क्या, लेकिन वो जानती थी कि अगर धड़कन को एक खरोच भी आ जाए तो उसका क्या हाल होता था। स्वर धड़कन की तरफ देखते हुए बोला, धड़कन गिरी नहीं, लेकिन फिर भी रोई जा रही है, क्यों? उसे भूख लगी है। उसे भूख लगी है तो तुम क्या कर रही हो? तुम उसे फीड क्यों नहीं कर रही? तुम उसकी माँ बनती हो ना, तो तुम्हें दूध के लिए नीचे जाना पड़ रहा है। क्या तुम उसे खुद से फीड नहीं करवा सकती? सरगम गुस्से से बोली, मेरे साथ इस तरह की बातें मत कीजिए मिस्टर चौहान। उसकी बात सुनकर सर मुस्कुराया और बोला, क्यों? आज सुबह तो तुम मेरे से बहुत सारी बातें कर रही थी, मेरे करीब आ रही थी। क्या कहा था तुमने? ए जी, ओ जी। अब क्या हुआ? अब क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? ये बोलते हुए वो सरगम के करीब हो रहा था, जो पीछे की तरफ खिसक रही थी। तभी धड़कन एक बार फिर से रोने लगी। स्वर ने अगले ही पल सरगम के बिल्कुल करीब आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। बेशक से सरगम के साथ उसका जैसा मर्जी इक्वेशन हो, लेकिन वो धड़कन को कोई हेट नहीं कर सकता था। हेट तो वो शायद सरगम को भी नहीं करता था। बस ये सिचुएशन ऐसी थी कि उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई ही होती। धड़कन को उसकी गोद में देखकर सरगम गुस्से से बोली, खबरदार, अगर आपने धड़कन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसकी धमकी सुनकर स्वर तुरंत बोला, पहली बात तो मुझे धमकी मत दो। अगर मैं अपनी पर आया तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। बस शुक्र मनाओ कि मैं कुछ कर नहीं रहा। ये बोलते हुए उसने वापस अब धड़कन की तरफ देखा और उसके बालों को हल्का हल्का सहलाने लगा। वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। तो अब धड़कन भी मुस्कुराने लगी और उसे चुप होते हुए देख सरगम हैरान रह गई, क्योंकि धड़कन अगर एक बार रोना शुरू कर दे तो बड़ी मुश्किल से चुप होती थी, और जब वो दूध के लिए रोती तो वो तब तक चुप नहीं होती जब तक उसको दूध नहीं मिल जाता। स्वर धड़कन की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात, आपको भूख लगी है? आपको आपकी सरगम दूध नहीं दे रही? वो आपको फीड नहीं कर रही? क्यों? वो आपको फीड नहीं कर सकती क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बोलते हुए उसने जब सरगम के सीने की तरफ देखा तो सरगम ने तुरंत खुद को हल्का सा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मैंने धड़कन को पैदा नहीं किया है मिस्टर चौहान, इसीलिए मैं उसे फीड। अभी वो बोल ही रही थी कि वो बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई, क्योंकि दरवाजे पर अंबिका आकर खड़ी हो गई थी। धड़कन उन दोनों की लड़ाई में न फंसे, इसीलिए वो धड़कन को लेने आई थी। वो जल्दी से अंदर की तरफ आते हुए बोली, वो मुझे धड़कन के साथ खेलने का मन कर रहा था, तो मैं बस धड़कन को ये बोलते हुए वो अंदर आ भी चुकी थी और उसने
स्वर की गोद से धड़कन को ले भी लिया था। स्वर ने उसे मना नहीं किया। जैसे ही अंबिका धड़कन को लेकर वहां से गई, अब स्वर सरगम की तरफ देखने लगा। सरगम भी तुरंत बाहर जाने लगी, लेकिन स्वर ने उसका रास्ता रोक लिया। सरगम पीछे की तरफ हटने लगी। स्वर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सरगम गुस्से से बोली, खबरदार मिस्टर चौहान, अगर आप मेरे करीब। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी पीठ पीछे दीवार से लग गई और उसकी सांसों की गहराई और भी ज्यादा बढ़ गई। जिस तरह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, वो इस वक्त हद से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और इसे देखते हुए स्वर तुरंत बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम उसे फीड नहीं कर सकती तो एक काम करते हैं ना, हम अपना बच्चे पैदा करते हैं। उस बच्चे को तुम्हें फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर तुम धड़कन को भी फीड कर सकती हो और साथ ही साथ मुझे भी। आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसकी बात सुनकर सरगम के होश उड़ गए। वो गुस्से से बोली, खबरदार मिस्टर चौहान, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। स्वर उसके सीने की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और बोला, छोड़ूंगा तो मैं नहीं, ऐसा पकड़ूंगा कि बस। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था, लेकिन उसकी शरारती नजरें और उसकी गहरी सांस ही उसकी बाकी की बात पूरी कर चुकी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।